नमस्कार दोस्तों। मैं जिस विषय को लेके और आपसे मुखातिब हुआ हूँ वो एमपी मध्य प्रदेश में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसीज आई हुई है। अगले 10 एक दिन में फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और 1 महीने तक वो चलेंगे, अप्रैल 26 तक। पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही अच्छे पद आए हैं, 73। तो आज मैं आपसे इस क्लास में ये चर्चा करने वाला हूं कि आप अगले 5 महीने तक, क्योंकि अगस्त के आसपास आपका एग्जाम है। हालांकि एमपीपीएससी ने जो डेट डाली है वो 2 अगस्त की डाली है। मान लेते हैं किसी और सब्जेक्ट का 2 अगस्त को, तो पॉलिटिकल साइंस आते आते कोई 15 अगस्त दिन हो जाए और मिल जाए, तो 5 महीने मानिए। क्या 5 महीने एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए पर्याप्त समय है क्या? हम तैयारी कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, किन विषयों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, तैयारी करते वक्त हमारा शेड्यूल किस प्रकार बनाए, हमारी स्ट्रेटजी रणनीति क्या हो, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। अगर आपको युद्ध जीतना है तो लड़ाई से, अगर 100 दिन लड़ाई करनी है तो आप 90 दिन हथियारों को तैयार करने में लगाइए, रणनीति बनाने में लगाइए, और फिर उस रणनीति के साथ जब आप मैदान में उतरेंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है, पक्की है। तो दोस्तों, उसी रणनीति की और शेड्यूल की आज मैं चर्चा करूंगा कि अगले 5 महीने में आप करें क्या। ये तो देखिए, हर एक व्यक्ति को इस उम्र तक आते आते आप मैच्योर और परिपक्व हो चुके हैं। आप नेट हैं, जेआरएफ हैं, या एमपी का सेट आपने क्वालिफाई कर रखा है, आपने एमए कर रखी है अच्छे परसेंटेज के साथ, तो आपको ये सारी चीज़ें अधिकांश पता है। बस मैं आपकी छोटी एक से एक सहायता कर सकता हूँ कि थोड़ा सा पुश कर सकता हूँ आपको इस मंजिल तक पहुँचने में। क्योंकि मैं इस रास्ते पे पहले चला हुआ हूँ, तो मुझे ये पता है कि इस रास्ते में मोड़ कहाँ है, इस रास्ते में फूल कहाँ है, इस रास्ते में कांटे कहाँ हैं। तो इस मुद्दों के ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा, चूंकि सीनियर हूं, इसलिए बातें कर सकता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज तैयारी की रणनीति की चर्चा करूंगा, साथ में जो एमपीपीएससी का पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। देखिए, उससे पहले अपन जो चर्चा करते हैं वो सबसे पहले शेड्यूल के ऊपर चर्चा करते हैं और स्ट्रेटजी के ऊपर चर्चा करते हैं कि आपकी रणनीति क्या हो, आपका शेड्यूल क्या हो। सबसे पहले दोस्तों इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या जो 5 मंथ्स हमारे पास है, जो 5 महीने हैं हमारे पास, क्या ये पर्याप्त है क्या? बिल्कुल दोस्तों, पर्याप्त है। जिस हिसाब से एमपीपीएससी का पेपर आता है, जो उसका स्टैंडर्ड है, क्वेश्चंस की नेचर है, उसके अकॉर्डिंग 5 महीने पर्याप्त है। वो पर्याप्त इसलिए है कि आप पहले नेट या जेआरएफ क्वालिफाई है और आपको सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज है, और एमपी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक होंगे, जैसे नेट में आते हैं। तो दोस्तों, 5 महीने कम समय नहीं है। हो सकता है आज 5 महीने हो, एग्जाम आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि एग्जाम पूरे टाइम के ऊपर है और हमें पूरे जोश व खरोश और जी जान लगा के इन 5 महीनों में अपना सब कुछ समर्पित और अर्पित कर देना है। समर्पित भी कर देना और अर्पित भी कर देना है। तो ये 5 महीने दोस्तों पर्याप्त है। तो पहले तो टाइम की बात आई, फिर आया कि ये जो 73 पद है, पोस्ट आई है, क्या ये पर्याप्त है, क्या सफिशिएंट है क्या? आप पहले कैलकुलेशन करेंगे कि इतने ही पद है, इतने सारे फॉर्म अप्लाई होंगे, पता नहीं मैं कहाँ स्टैंड कर पाऊंगा। जब तक आपके मन से ये भीड़ का फोबिया नहीं निकलेगा, आप जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, संख्या होती है वो डराने के लिए होती है। एक्चुअल तैयारी करने वाले बहुत ही कम होते हैं।
एक्चुअल तैयारी वो होते हैं जो दाढ़ियां बढ़ा लेते हैं, संत बन जाते हैं, खाने का, पीने का, ओढ़ने का, पहनने का बहुत कम ध्यान रखते हैं, मोबाइल से दूरी बना के रखते हैं और हमेशा ही गुनगुनाते रहते हैं, जोड़ घटाव करते ही रहते हैं। ऐसे वो हैं सीरियस तैयारी वाले। बाकी तो मिनट मिनट पे मोबाइल देखते रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल है। वो तैयारी करने वाले नहीं होते। नेट हो गई होगी लेकिन वो फॉर्म अप्लाई करके छोड़ देते हैं और फिर तुक्के का इंतजार करते हैं, कोई तुक्का लगे, बाई चांस हमारा भी हो जाए, लेकिन तुक्का लगता नहीं है। तो 73 पद बहुत ही अच्छे पद है। देखिए जितने पोस्ट बड़ी होती जाएगी उतना ही प्रतियोगिता कम होती जाएगी और सिलेक्शन उतना ही आसान होता जाएगा। जितने ही पद की जो ये मानिए कि वो पद छोटा होता जाएगा, आप फर्स्ट से सेकंड या थर्ड की तरफ आते जाएंगे, वैसे ही संख्या भी बढ़ती जाएगी, कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा, कंपटीटर भी बढ़ते जाएंगे और टफ होता जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों ये एक ऐसी एग्जाम है कि अधिकांश तो इसके बारे में सोचते ही नहीं है। आज मैं गारंटी लेता हूं एमपी में एक पद और आ जाए इसके पैरेलल, वो आ जाए पीजीटी का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, तो आप देखेंगे कि सारे इसकी तैयारी छोड़कर उसमें शुरू कर देंगे, चाहे पद इससे कम होंगे। पता नहीं क्यों बड़ा पद नहीं डराता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, हर एक पहले ही मान लेता है। तो 73 पद वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। राजस्थान में 50, 55, 60 पद आते हैं मुश्किल से। तो 73 बहुत ही अच्छे पद है और ये तब और अच्छे हो जाते हैं जबकि थोड़े टाइम पहले तो एक भर्ती हुई है। तो वाकई में बहुत अच्छे पद है। तो आप पदों की गणना नहीं करें, आप तो ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप सिर्फ अपने पे ध्यान दें, पदों पे ध्यान नहीं दें। मुझे आज भी याद है कि राजस्थान में लंबे समय बाद स्कूल लेक्चरर की, जिसको आप पीजीटी बोलते हैं, हम स्कूल लेक्चरर बोलते हैं, उसकी 100 और कोई 139 पोस्ट आई थी लंबे समय बाद, कोई 7, 8, 10 साल से। सबको ये उम्मीद थी 600, 700 पोस्ट आएगी। मुझे याद है कि एक क्लास थे उसमें 70, 80 लोग थे, मैं भी था उनके अंदर। और जैसी पोस्ट आई ना तो 10, 12 बचे, बाकी छोड़ के चले गए। अगर वही पोस्ट 600, 700 होती तो वो बढ़ के संख्या 800 हो जाती। तो पद जितने कम होते हैं कंपटीशन भी उतना ही कम होता है। उन 10-12 में 4-5 का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि अधिकांश कम पद देखे डर जाते हैं। तो और असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आप डरते हैं तो ये पद कम नहीं, इतने आते हैं हर एक राज्य, हर एक स्टेट के अंदर। यूपी में इतने से आते हैं, इतने हरियाणा में आते हैं, राजस्थान में आते हैं, राजस्थान में तो इससे कम आते हैं। तो 73 पद है। अब एक इन पदों को लेके आपके मन में एक और वहम आता है कि एक होते हैं जेआरएफ वाले और एक होते हैं नेट वाले। इनमें किस प्रकार की प्रतियोगिता होती है? तो जो ये जेआरएफ वाले हैं, इनके जेआरएफ होते ही और ये अहम हो जाता है कि हमने जेआरएफ कर ली। नेट वाले हैं, ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, तो ये इनके ईगो आ जाता है, सुपर ईगो, और इनके इन्फेरिटी आ जाती है कि हम तो सिर्फ नेट ही, हमारी तो जेआरएफ ही नहीं हुई, ये तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। होता है एक एक दो दो क्वेश्चन का ही फर्क है। नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, क्वेश्चन किए, 4 ज्यादा तुक्के लगे उसकी जेआरएफ हो गई, 4 नहीं लगे उसकी नेट हो गई। इंटेलिजेंसी में कोई फर्क नहीं है, तैयारी में कोई फर्क नहीं है, ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इनमें फर्क आ गया, इसे मानसिकता में फर्क आ गया। तो नेट वाले ये नहीं सोचे कि जेआरएफ वाले हैं वही बाजी मारेंगे। तो आप क्या करते हैं गणना करते वक्त कि 57 पद है, 150, 200 तो जेआरएफ वाले ही आ गए, तो नेट वाले कहाँ टिकेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेआरएफ किया हुआ है, उसने कोई विशिष्ट कोई नहीं कर रखा कि उसी का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उसका होगा जो पूरी रणनीति के साथ तैयारी करेगा और मनोयोग के साथ तैयारी करेगा, सब कुछ झोंक के तैयारी करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा दोस्तों। तो ये हो गया कि पदों की तरफ ध्यान नहीं दें। अब आ गया कि मेरिट कितनी जाएगी। एक आपका ये भी क्वेश्चन होता है, हालांकि राजस्थान में तो ये क्वेश्चन नहीं उठता, लेकिन एमपी यूपी में उठता है कभी कभी। राजस्थान में पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन उठना बंद हो गया है, क्योंकि राजस्थान में फिक्स हो गया है कि सिलेक्शन उसी का होगा जो 40% लेके आएगा। आप भी ध्यान रखें, अगर पेपर टफ भी आया ना तो आपके 40% लेने मुश्किल हो जाएंगे।
तो मैं ये नहीं कहता मेरिट 40 जाएगी, मैं तो राजस्थान की चर्चा करूँगी, यहाँ मेरिट 40 ही जाती है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो उसी तक जाती है वो। और आप भी एमपी वाले भी ध्यान रखें, जो एमपी का एग्जाम दे रखे वो सारे साथी मेरे छोटे भाई बहन ध्यान रखें कि दोनों पेपर में अलग अलग 40-40% ला के आप क्वालिफाई होंगे, वरना आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो ये है मेरिट। मेरिट निर्भर करती है दोस्तों कि वो पेपर कैसा आया है। आप पहले से एनालिसिस नहीं करके जाएं। एक पेपर में मैं एनालिसिस करके गया था, अच्छा बोला मैं टॉप 10 में आता, लेकिन 200 और कुछ के ऊपर आया, क्योंकि घर से आंकलन करके गया था मेरिट का। पेपर सिंपल आ गया। मैंने सोचा पिछली बार मेरिट गई थी 65, इस बार चली जाएगी 75, मेरिट गई 78, मेरे बने 88, लोगों के बने 95। तो पेपर सिंपल के ऊपर आता है कि आपने पेपर कैसा का है। तो आप घर से आंकलन नहीं करके जाएगी इस बार मेरिट पिछली बार इतनी गई तो इस बार इतनी जाएगी। निर्भर करता है कि इस बार पेपर कैसा आया है, तो वो वहीं जाके आंकलन करेंगे जिसने पेपर होगा। और उससे मैं 5 दिन पहले आपको बताऊंगा कि पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना। 5 से 10 दिन पहले मैं फिर एक क्लास लूंगा आपके पेपर से। तो ये थी मेरिट कितनी जाएगी, इसका कोई आंकलन हम पहले नहीं करेंगे। तीसरा ये है कि क्या कोई शॉर्टकट है क्या। दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको लगातार बारंबार पढ़ना होगा। कोई छोटे से नोट्स नहीं है 10-20 पेज, कोई रामबाण नहीं है, कोई ऐसी घूंटी नहीं है जो मैं पिला दूं कोई और दोस्त पिला दे, आप उसको पी लो और सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। और आप शॉर्टकट ढूंढना भी मत। अब दोस्तों मैं चर्चा करूंगा उस रणनीति की कि आपको इस दौरान करना क्या है। देखिए रणनीति एक ही है। मुझे हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। वो पंक्तियां इस प्रकार है कि एक राही है, वो मंजिल की ओर चलता है, तो उसके रास्ते में क्या क्या बाधाएं आती है, उसको करना क्या चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। तो मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, असमंजस में है कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला। तो बस इतना ही है कि आप एक राह पकड़ लें और उस पर दृढ़ हो जाएं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मधुशाला का मधु है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो अब मैं रणनीति की जो चर्चा कर रहा था, मैं वो बता रहा था कि ये रणनीति किस प्रकार तैयार करें। देखिए मैं पहले परीक्षा योजना का आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपके जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दो हैं, आप जब तक दोनों की बैलेंस तैयारी नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। मैं क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं लंबे समय से, तो हम जो हमारा विषय है जैसे पॉलिटिकल साइंस, हम इससे प्रेम करने लगते हैं। हमें कोई रात को भी उठा के कहे कि बताओ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। क्योंकि नेट जीआरएफ में हमें एमपी के सामान्य अध्ययन को कभी पढ़ा ही नहीं था, आज तक नहीं पढ़ा। एमपी में आपने कोई एग्जाम दिया तो पढ़ा होगा, या एमपी के लोकल जो है उन्होंने पढ़ा होगा, बाहर वालों ने नहीं पढ़ा। तो आप जब तैयारी करें तो सब्जेक्ट की तो बाद में करें, पहले ये जो 50 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के,
ये एमपी का, चाहे ज्योग्राफी आए, चाहे एमपी की कल्चर आए, चाहे एमपी की हिस्ट्री आए, चाहे एमपी की पॉलिटी आए, इनकी तैयारी अच्छी तरह से करके जाएं। कोई भी बेसिक बुक देख लें जो वहाँ चलती है, पीछे के पेपर्स देख लें, एमपी में जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए उनमें क्या कुछ आया है वो देख लें। तो ये एमपी का जो जनरल नॉलेज है इसकी अच्छी तरह से तैयारी करके जाए। इसमें भी आपको 40% क्रॉस करना है। फिर आओ द्वितीय प्रश्न पत्र, कि अगर हम द्वितीय प्रश्न इसमें 40% ले आए और इसमें अगर अच्छा स्कोर कर ले, तो देखिए दोस्तों, आपके हाथ में नहीं होता। आप यहां अगर थोड़ी तैयारी करेंगे तो इन 40 को 60 कर सकते हैं। यहां बहुत अच्छी भी तैयारी करेंगे तो इतना अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो कर पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पहले इसके ऊपर ध्यान दें। फिर आओ सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट में आपको हर एक यूनिट देखनी है। मैंने एमपी के दो पेपर का एनालिसिस किया, तो उसमें यह आया कि हर एक यूनिट से, हालांकि इक्वल तो नहीं आते, लेकिन जितनी यूनिट है उनमें से 15 क्वेश्चन हर एक यूनिट में से आने चाहिए। लेकिन लगभग कुछ में से 15 आ जाते हैं, तो किसी में ज्यादा आ जाते हैं, किसी में से कम आ जाते हैं। जैसे थिंकर्स वाली इसमें ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि थिंकर्स हैं भी ज्यादा, क्योंकि इंडियन और वेस्टर्न को एक जगह डाल दिया उन्होंने। तो हर एक उससे 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, हर एक टॉपिक से बिखरे बिखरे क्वेश्चन पूछे हुए। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से तो आते ही आते हैं, और से भी आ जाते हैं। तो आप जब विषय के ऊपर पकड़ स्थापित करें तो ये ध्यान रखें कि जो 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। पेपर एनालिसिस मैं भी करवाऊंगा आपको, आप खुद भी कर लें एक बार। और ये टोटल हो गया 800। उसके बाद साक्षात्कार बच गया, ये तैयारी हो जाती है इसकी। एक बार आप रिटर्न कर लें, इंटरव्यू कॉल हो जाए, फिर साक्षात्कार इंटरव्यू भी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं होता। इंटरव्यू में आपको मॉक इंटरव्यूज देने होते हैं। अपने दोस्तों को इकट्ठा कीजिए, उनको टेबल के ऊपर मेंबर के रूप में बिठाइए, इंटरव्यू मेंबर्स के रूप में, और उनको बताइए, उनके क्वेश्चन लिखे दे दीजिए। आप वो नहीं जानते तो वो आपसे पूछ लेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब एक बड़े मुद्दा ये है दोस्तों कि हर एक में ये जो 40% वाला है जनरल के अंदर, और उसमें बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, SC ST OBC जो एमपी के हैं, EWS, और इन सबको 10% की छूट है, इनके लिए 30% ही है। तो इसका भी ध्यान रखें भी, ये भी एक मिनिमम क्वालिफाई है। आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा कर गए, 150 में 140 कर दिया आपने, लेकिन आप यहाँ 40 क्रॉस नहीं कर पाए, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो आप इस प्रकार अपनी रणनीति बनाएं कि आप दोनों पेपर में अच्छा कर पाए। तो एक रणनीति एक। दूसरा दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो अगली रणनीति मैं ये बताऊंगा कि आप अगर हमसे जुड़े हैं तो आप जो हमारा सिलेबस है उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो अब मैं, जो आप में से जिन्होंने GJN एजुकेशन से जुड़े हैं जो, और आपने कोर्स लिया है, तो उसमें क्या करें, हम आपको क्या अवेलेबल कराएंगे, उसकी रणनीति के तहत आप तैयारी कैसे करें, मैं आप इससे चर्चा करूंगा। दोस्तों, हम जो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं वो वीडियो, देखिए वीडियो सिर्फ एमपी की जो 2 यूनिट है, एमपी की पॉलिटिक्स, उनकी छोड़ के जो 8 यूनिट है उसके अधिकांश आपके जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस। तो ये तो हो गए वीडियोस दोस्तों। ये वीडियोस है, इसके अलावा नोट्स है, उसके अलावा PYQ और MCQs है, इसके अलावा क्लास टेस्ट है, उसके बाद टेस्ट सीरीज है। ये जो नोट्स हैं ये टाइप हैं और PDF फॉर्म में है, ये हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है। ये जो टेस्ट सीरीज चलेगी ये हिंदी में भी होगी और ये इंग्लिश में भी होगी। तो ये है दोस्तों, वीडियोज हिंदी में होंगे, क्लास टेस्ट देख लेंगे, लेकिन ये दोनों चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, नोट्स भी और टेस्ट सीरीज भी। अब आप तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आपको ये नोट्स पढ़ने हैं। जैसे आपको प्लेटो पढ़ना है तो आप सबसे पहले इस प्लेटो के आप नोट्स देखेंगे, फिर इसके बाद आप वीडियो देखेंगे। 2 नंबर पे वीडियो देखा,
जल्दी जल्दी नोट्स पढ़ लिए एक बार, बड़ा बड़ा समझ में आते ठीक है, फिर वीडियो देख लिया आपने, वीडियो में आपके प्लेटो समझ में आ जाएगा। जैसे आप वीडियो कंप्लीट करेंगे, जैसे 1 घंटे का आपने वीडियो देख लिया, मान लेते हैं ये वीडियो 4 घंटे के, 1-1 घंटे के 4 वीडियो है प्लेटो के ऊपर, तो जैसे आप एक वीडियो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसके जस्ट नीचे, जैसे वीडियो कंप्लीट हो रहा है उसके नीचे आपका एनालिसिस करके एक आपका PYQ का टेस्ट आएगा, सॉरी MCQ का। हर एक वीडियो के बाद एक MCQ है। ये MCQ जो मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है उसे जनरेट हुए हैं। ये आप वीडियो देखें फिर 15-20 MCQ को करेंगे तो आप उसका साथ में एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा और साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी आ जाएगा हाथों हाथ ही। आप देखना बहुत ही मजा आएगा। आपका ये वीडियो हो गया, उसके बाद इस वीडियो में मैंने क्या पढ़ा उसके MCQ बन गए। अगर कोई गलत है तो उसकी आपने एक्सप्लेनेशन देख ली। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको उतना सा वीडियो 10-20 सेकंड का वीडियो आपको दोबारा दिखा के बताएंगे कि आपने गलती कहाँ कर दी। एक काम वीडियो प्लस MCQ, फिर आप ये कंप्लीट हो जाए तो नोट्स दोबारा पढ़ो। अब बहुत तेजी से आप नोट्स पढ़ दोगे। इन नोट्स के पढ़ने के बाद आपको हम जो PYQ और MCQ देंगे ये ऑनलाइन होंगे दोस्तों। देखो इनकी तो PDF मिलेगी, ये PDF में है, ये तो इनके साथ परमानेंट जुड़े होते हैं। ये ऑनलाइन मतलब ये PDF नहीं है, ये PDF है नोट्स की। PYQ और जो MCQs हैं इनकी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। अब एक बार रुकिए, आप अब काम पूरा है, अब आपका नंबर आता है। अब ये नोट्स हैं, ये तो हम तो जो कि सब कुछ इसमें समाहित करते हैं। आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए जो बार बार रिपीटेशन के काम आए। जो चीजें समझ में आ गई उनको छोड़ दीजिए। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कुछ बुक्स होती है, कुछ अवधारणाएं होती है, कुछ शब्दावलियां होती है, तो जैसे प्लेटो 10 पेज का है उसको आप 1, 1.5 या 2 पेज में समेट लीजिए। तो आप खुद अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको शुरू में टाइम लगेगा दोस्तों शॉर्ट नोट्स बनाने में। आप सोचेंगे ये तो बहुत ही टाइम खपाऊ काम है, नहीं, यही काम आएंगे आपके बाद में। फिर आपको न तो ये नोट्स देखने, न ये वीडियोस देखने, बल्कि अपने खुद के शॉर्ट नोट्स देखने। एक बार काम टफ हो गया तो उसके बाद काम आसान हो जाएगा ये शॉर्ट नोट्स वाला। अब उसके बाद आप 4-5 टॉपिक हो गए, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, ऐसे हो गए। फिर आप एक क्लास टेस्ट दे ले उनका 4-5 थिंकर्स का एक साथ। उसके बाद एक टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। आप इसकी भी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपका सिलेबस कुछ कंप्लीट हो गया, ये थोड़ा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी। ये थोड़ी ज़्यादा टॉपिक्स की होगी, इसमें 15-15, 20-20 टॉपिक्स होंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो हम इतने प्रकार के, तो आपको ये MCQs, वीडियो के MCQs, नोट्स के PYQs, MCQs, फिर क्लास टेस्ट और फिर टेस्ट सीरीज, और आप शॉर्ट नोट्स अलग से बना लिए। एक टॉपिक आपका 7-8 बार हो जाता है दोस्तों। अब बताओ बच के आ गया। एक तो ये काम करें, ये एक रणनीति तो हमने ये तैयार कर ली। दूसरा एक और काम करना है आपको। ये तो वो है जो हम बता रहे हैं। आप एक अगर नहीं भी जुड़ते हैं तो आप एक काम डेली किया करो कि जब आप सोने लगो उस टाइम आपका जो पेपर फर्स्ट है उसका कोई एक PYQs किया करो, एक ओल्ड पेपर निकाला करो। और एक जो अपना पेपर सेकंड है पॉलिटिकल साइंस वाला, इसका कोई PYQs किया करो। ये कहाँ है, कुछ तो हम डाल देंगे ऐप के ऊपर, कुछ ओल्ड पेपर्स तो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे काफ़ी सारे। फिर भी अगर और प्रैक्टिस करना चाहें तो आप नेट JRF के जो पेपर्स आते हैं वो आप ओल्ड पेपर्स कर लें, क्योंकि या हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, उनको हम आपको लगभग 90% ओल्ड पेपर्स अवेलेबल करवा देंगे हम आपको इस ऐप के ऊपर ही। आप उनकी कॉपियां निकाल लेना विद आंसर की। तो आप पेपर सेकंड का डेली एक 50 क्वेश्चन निकाल के सो जाएं आपसे PYQs, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किसी भी टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। और सबसे पहले MP में जितने भी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स हुए, चाहे वो PGT के हुए हैं, चाहे वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के हुए हैं, या इससे रिलेटेड कहीं और एग्जाम्स हुए हैं जिनके अंदर MP की पॉलिटी आती है, वो क्वेश्चन जरूर देख लें आप। तो ऐसे करके आप डेली PYQs देखेंगे, लेकिन ये बेस नहीं बनाएंगे PYQs को, ये सिर्फ देखने के लिए है कि पेपर किस प्रकार का आता है। बाकी बेस तो आप अपने नोट्स को बनाएंगे, इन शॉर्ट नोट्स को, इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे।
आप देखेंगे कि आप बिना कुछ किए ही 5-6 बार पूरा सिलेबस निकाल लेंगे। अब आपकी तैयारी बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे, ये शेड्यूल रखेंगे, ये रणनीति रखेंगे, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप इस एग्ज़ाम को आराम से न केवल क्वालिफाई कर जाएंगे, बल्कि आप वो अचीवमेंट भी प्राप्त कर लेंगे, वो मंजिल भी प्राप्त कर लेंगे। आप एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, सहायक आचार्य। अब आ गया दोस्तों कि आप जीजेन से जुड़ गए हैं, तब हमारा शेड्यूल क्या होगा। तो अगली जो चर्चा है मैं उस शेड्यूल के ऊपर कर लेता हूं कि शेड्यूल क्या होगा। तो दोस्तों शेड्यूल है उसमें, एक बार माफी चाहें आप, उस शेड्यूल में हम क्या क्या करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम एक फाउंडेशन की क्लास लेते हैं। फाउंडेशन में इसका तात्पर्य है कि यहां से आपके 6-7 क्वेश्चंस आते हैं सीधे। विचारधाराएं क्या होती है, उदाहरणाएं क्या होती है, कौन कौन सी है, कंटेम्परेरी अवधारणाएं कौन सी है, समतावाद क्या है, उदार समतावाद क्यों कहते हैं, इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद क्या है, समुदायवाद क्या है, नारीवाद क्या है, पर्यावरणवाद क्या है, उत्तर संरचनावाद क्या है, संरचनावाद क्या है, अस्तित्ववाद क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, प्रत्यक्षवाद क्या है, उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है, वियना सर्किल क्या है, फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है। ये सारी कंटेम्परेरी जितनी भी अवधारणाएं हैं और विचारधाराएं हैं, ये हम फाउंडेशन में क्लियर कर देते हैं। इन क्लासेज को आप ढंग से देखना, इनके नोट्स भी होंगे। तो क्लासेज नोट्स तो सबके ही होंगे। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे। अगर ये आपने फाउंडेशन अच्छा कर लिया, ये छोटा सा टॉपिक है, कोई 30 पेज के नोट्स हैं और 1 घंटे की क्लासेज है, 10-15 घंटे की, आप यहां सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। फिर दोस्तों थिंकर्स शुरू हो जाएंगे। थिंकर्स में पहले वेस्टर्न होंगे और फिर इंडियन होंगे। हाँ, एक और ध्यान रखना, आपको जो वीडियोज मिलेंगे ना, वो लाइव नहीं होंगे, बल्कि वो रिकॉर्डेड होंगे। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे। अब क्या फर्क पड़ता है आपने लाइव देखा या रिकॉर्ड देखा, आपको जब टाइम मिला आपने देख लिया। प्लेटो वो का वही है, कोई चेंजेस नहीं आते उसमें। थिंकर्स। तीसरा जो हम करेंगे वो पॉलिटिकल थियरी करेंगे दोस्तों। पॉलिटिकल थियरीज, न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, राज्य क्या है, ये सारी चीजें करेंगे पॉलिटिकल थियरीज। जब पॉलिटिकल थियरीज कंप्लीट हो जाएगी तब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सिस्टम थ्योरी क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है, ये सारे टॉपिक है आपके, इनकी चर्चा करेंगे, इनके नोट्स। इसके बाद हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करेंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति, इसमें उदारवाद है, चाहे वो यथार्थवाद है या नव यथार्थवाद है, फंक्शनलिज्म है, नियो फंक्शनलिज्म है, जितनी भी सब थियरीज करेंगे। और जितने भी रिलेशंस हैं, राष्ट्र शक्ति है, राष्ट्र हित है, शीत युद्ध है, अमेरिकन हेजेमनी है, वो सारी चीजें, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये सारा। और अंत में जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वो करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स की। और आपके क्वेश्चन ज्यादातर यहां ये ठीक ठाक कवर कर लेगी आपकी इंडियन पॉलिटी। अब आपके लगभग 2 यूनिट बच गई, वो यूनिट बच गई एमपी वाली।
हम कोशिश करेंगे आपको उसे नोट्स तो दे देंगे, लेकिन चूंकि मैं एमपी की राजनीति मैंने देखी नहीं, राजस्थान की राजनीति फिर भी जानता हूँ, उसके लिए अलग से बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत से रिसर्च करनी पड़ती है, वो मैं नहीं करवा पाऊंगा आपको। मैंने पहले भी बोला था, इतने सारा सेगमेंट है, ये लगभग आपके 125 से 30 क्वेश्चन का मैटर है ये सारा, और इस हिसाब से आपको पढ़ना है। हम वीडियोस डालते जाएंगे, उनके नोट्स डालते जाएंगे। नोट्स हमने दोबारा बनाए हैं एमपी के लिए। एमपी के लिए का तात्पर्य ये है कि राजस्थान का एमपी का थोड़ा सा लेवल अलग है, तो हमने एमपी के लेवल को देखते हुए, उनके क्वेश्चंस की नेचर को देखते हुए हमने अलग से नोट्स बना दिए वो आपके लिए। हमने कोशिश की है कि हमने जितनी भी बेसिक बुक्स है, क्योंकि राजस्थान में अगर आपको कुछ भी बनना होता है तो आपको ऑक्सफोर्ड प्रेस की भी किताबें पढ़नी होती है, साउथ इंडिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उनकी बुक्स भी पढ़नी होती है, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही वाइड और डीप पेपर आता है। तो मैं बुक्स की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि लगभग हम 150-200 बुक्स में से मैटर उठाते हैं। आपके लिए वो एक बोनाजा तैयार कर दिया है हमने, और उसको सिंपल भाषा में रेडी कर दिया है नोट्स के रूप में। तो ये शेड्यूल रहेगा हमारा। अब ये शेड्यूल हम कंप्लीट कब तक करवा देंगे? देखो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको 70% जो क्लासेज है वो मैं आपको, ये मानिए कि 15 मई तक मिल जाएगी आपको। फिर एक पोर्शन बच गया, इसकी मैं चर्चा करना ही भूल गया, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोस्तों आपको मिलेगा जून तक। तो आपको 1 से 1.5 महीने पहले पूरा सिलेबस हम करवा देंगे, हर एक टॉपिक करवा देंगे आपको। तो सबसे अंत में जो आपको मिलेगा ना, वो लोक प्रशासन वाला टॉपिक मिलेगा। इसमें भी 2 यूनिट है आपकी, 1 यूनिट नहीं है लोक प्रशासन की, 2 यूनिट है। तो ये सबसे लास्ट में होगा। ये हो गया हमारा शेड्यूल। इस प्रकार हम पढ़ेंगे, पहले फाउंडेशन, फिर थिंकर्स, फिर पॉलिटिकल थियरीज, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फिर इंटरनेशनल, फिर इंडियन पॉलिटी, और इनके बीच बीच में ही आपको क्लासेज मिलती रहेगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। लगभग मुझे लग रहा है कि 15 जून तक ही हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों ये शेड्यूल है, आप भी ऐसा ही कोई शेड्यूल बनाइए, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको चलना है, अगर आप हमसे जुड़ते हैं। हाँ, ये है कि लगातार आपको तैयारी करनी होगी, बार बार पढ़ना होगा। हम आपको सोने नहीं देंगे, हम आपको निश्चिंत नहीं होने देंगे, हम आपको एंजॉय नहीं करने देंगे। इतना सारा मैटर हम आपको देंगे कि आप उसी में लुढ़कते, पटकते, खड़े होते, गिरते, उठते, भागते और दौड़ते रहोगे आप। तो दोस्तों खैर जो भी है, आप चाहे किसी से जुड़े नहीं जुड़े, सेल्फ स्टडी करें, स्वाध्याय सबसे अच्छा होता है देखिए, लेकिन कीजिए कुछ ना कुछ, लगे रहिए, एक अच्छे शिक्षक बनिए। और आपके सामने सबसे जोरदार जॉब है, मैं ये मानता हूं कि संसार की सबसे जो मजेदार जॉब है ना, वो ये वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन के अंदर। यूनिवर्सिटीज तो उससे अच्छी होती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज नहीं है, चलो कॉलेज ही ठीक है, कॉलेज की भी बुरी नहीं होती। आप ताज जिंदगी यंग रहते हैं, यंग ब्लड से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, युवा ही रहते हैं। अगली क्लास में दोस्तों मैं आपसे जो चर्चा करूंगा, वो जो एमपी का सिलेबस है उसके ऊपर एक 10-15 मिनट की क्लास और लूंगा। तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।